2023 यानी बौद्ध पूर्णिमा का वो शुभ दिन। इस दिन मैं नाम लेना चाहूँगा उनका जिन्होंने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में एक अपनी अलग पहचान बना ली या फिर अपना नाम प्रस्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। उनका नाम था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित लोगों के लिए क्या कार्य किया या फिर उन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि उनका असली नाम क्या था या फिर उनके माता पिता कौन थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले और क्या कार्य किया। दोस्तों, आप अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो की मैंने जो पूरा वीडियो है ये मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित किया है। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर का कार्य क्या है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। BR अम्बेडकर यानी भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का असली नाम था। इनका जन्म हुआ था महू में, जिसके 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर अम्बेडकर नगर नाम रखा था। तो तब के वक्त में इसे महू कहते थे और ये इंदौर में आता है जो मध्य प्रदेश में है। इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। इनकी माता का नाम था भीमाबाई और इनके पापा का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके एंसेस्टर्स के बारे में बताता हूँ। एंसेस्टर्स यानी पूर्वज इनके, जिन्हें हम अंग्रेजी में एंसेस्टर्स कहते हैं। तो इनके पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर चुके थे और इनके जो पापा थे यानी रामजी मालोजी सकपाल, ये ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे यानी सेना में थे, आप ये कह सकते हैं सूबेदार की पोजीशन पर। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। जी हाँ दोस्तों, और इनके जितने भी भाई बहन थे इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। ये अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे उन्होंने क्या किया। ये तो बात पक्की है कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा आगे। यानी दोस्तों 1894 में जब रामजी मालोजी सकपाल यानी बाबा साहेब अम्बेडकर के पिताजी ये जब सेना से रिटायर हो गए तो इन्होंने रीलोकेट कर लिया। रीलोकेट यानी शिफ्ट हो गए सातारा में। तो दोस्तों क्या हुआ कि इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का स्कूल में जो रिकॉर्ड्स थे स्कूल में इसमें उनका नाम उन्होंने अम्बाडवेकर रखा था, अम्बाडवेकर। अब आप ये चकित हो गए होंगे कि ये क्या नाम है। तो अम्बाडवे ये एक इलाका आता है रत्नागिरी में और इनकी फैमिली बिलोंग करती थी अम्बाडवेकर इस इलाके, मतलब ये जो एरिया है रत्नागिरी में, यहाँ से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने स्कूल रिकॉर्ड्स में इनका नाम अम्बाडवेकर रख लिया। तो क्या हुआ कि इनमें उनके जो बाबा साहेब अम्बेडकर के टीचर थे कृष्णाजी अम्बेडकर, तो उन्होंने अपना जो सरनेम था अम्बेडकर, तो इसे थोड़ा सा इजी कर लिया, अम्बाडवेकर से अम्बेडकर कर लिया और इस तरह उनको नाम अम्बेडकर मिला। तो अब आप समझे होंगे कि उनका सरनेम अम्बेडकर कैसे है और बाबा साहेब उनको लोग प्यार से कहते थे। तो ये हो गया बाबा साहेब अम्बेडकर। तो अब आपको नाम ये इनको कैसे मिला ये आपको पता चला होगा। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं और बात करते हैं इनके एजुकेशन के बारे में। तो दोस्तों क्या हुआ कि 1897 में इनकी फैमिली फिर एक बार मुंबई शिफ्ट हो गई। यानी पहले 1894 में सातारा आई और सातारा से 1897 में मुंबई शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों एल्फिंस्टन हाई स्कूल, यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर का दाखिला कराया गया। तो यहाँ पर मतलब वो पढ़ने गए मुंबई में जो स्थित है एल्फिंस्टन स्कूल। और उनके समुदाय में यानी दलित समुदाय में उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे पहले शख्स थे जिन्हें एडमिशन मिला था उस स्कूल में। तो मतलब उनके समुदाय में वो पहले इंसान थे। तो दोस्तों क्या हुआ कि उनका एजुकेशन चालू हुआ और 1906 में जब बाबा साहेब अम्बेडकर की उम्र थी 15 साल,
तब उनकी शादी हो गई और उनकी शादी हुई रमाबाई से, जिनकी उम्र महज 9 साल की थी। और 1907 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और इनका दाखला हुआ एल्फिंस्टन कॉलेज में। अब एल्फिंस्टन कॉलेज में भी, जैसे मैंने आपको स्कूल में बताया था, वो पहले शख्स थे उनकी समुदाय से, तो एल्फिंस्टन कॉलेज में भी वो पहले शख्स थे उनकी समुदाय से जिन्हें एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखला मिला या फिर उनकी एनरोलमेंट हो गई, जो हम इंग्लिश में एनरोलमेंट कहते हैं दाखला को। तो उनका दाखला करवाया गया या फिर एनरोलमेंट हुई यहाँ पर। और फिर उनका मतलब आगे का एजुकेशन का सफ़र चालू हुआ। 1912 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना जो ग्रेजुएशन था वो पूरा किया और उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। और लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि 1913 में बाबा साहेब अम्बेडकर के पिताजी यानी रामजी सकपाल, इनका निधन हुआ। और उसी दौरान मतलब और कुछ महीनों बाद 1913 में बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप, इसके ज़रिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिला। और ये मतलब उनका एनरोलमेंट यानी दाखला हुआ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो यूएसए में आता है। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी एडमिशन हो गई और ये हुआ 1913 में बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप के ज़रिए। तो आप कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप पर उनको वहाँ जाने का मौका मिला। तो 1915 में उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की इसी कॉलेज से। और इसके बाद दोस्तों 1916 में उनका एक और जगह पर मतलब उनको एडमिशन मिली और वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो इसके बाद दोस्तों 1923 में इन्होंने डीएससी इन इकोनॉमिक्स कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। और 1927 में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने आपको बताया इन्होंने एमए किया था, तो यहीं से इनको पीएचडी की डिग्री हासिल हुई। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर पीएचडी तक मतलब उन्होंने डिग्रीज हासिल की। तो दोस्तों अब बढ़ेंगे आगे और लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ 1917 की तरफ। तो 1917 में बड़ौदा स्टेट जो स्कॉलरशिप बाबा साहेब अम्बेडकर को मिली थी वो ख़त्म हुई थी। और इसके बाद दोस्तों इन्होंने मतलब कई जगह पर जॉब्स की, अकाउंटेंट एज अ जॉब किया या फिर प्राइवेट ट्यूटर का भी जॉब किया और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन ये भी कुछ जॉब करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर उन्हें सफलता नहीं मिली, आप ये कह सकते हैं, या फिर फेलियर हुआ। तो हम ये कहेंगे कि उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि आपकी किस्मत में जो होता है वो आपको ज़रूर मिल जाता है और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। 1918 में सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ पर उनको एज अ प्रोफेसर की नौकरी मिल गई आखिरकार। तो उनको यहाँ पर ये नौकरी मिल गई सिडेनहैम कॉलेज में और एज अ प्रोफेसर यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ये सिखाते थे वो वहाँ पर 1918 में। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनको यहाँ पर नौकरी मिल गई। लेकिन इस दौरान मतलब इसके बाद उन्होंने कई समाचार पत्र या फिर आप पत्रिका कह सकते हैं जिसे इंग्लिश में पीरियोडिकल्स कहते हैं, तो कई बनाए। लाइक एक था मुखनायक, दूसरा था बहिष्कृत भारत और तीसरा था इक्वालिटी जनता। तो ये पीरियोडिकल्स या फिर समाचार पत्रिकाएं इन्होंने लिखी और इसे प्रसिद्ध भी की, यानी पब्लिश भी हुए। और फिर दोस्तों लेकिन इनका जो असली कार्य है या जो असली उन्होंने कार्य किया ये चल रहा था। लेकिन 1927 में इन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि तब के वक्त में ना जो दलित लोग थे उनको अनटचेबल्स कहते थे और इनको मंदिरों में जाने की, जो हिंदू मंदिर है वहाँ पर जाने की बिल्कुल भी अनुमति यानी परमिशन नहीं थी। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कई जगह पर मार्च यानी आंदोलन जिसे हम कहते हैं आंदोलन किए, फिर अंदर जाने की मतलब कई मंदिरों में बिल्कुल कोशिश भी की। तो ये सब किया उन्होंने
और पानी पीने की जो मतलब जो जहाँ पर पानी पीने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पर तब के वक्त में दलित लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता था, या फिर पानी वो खुद से पी नहीं सकते थे, तो वहाँ पर भी इन्होंने मार्च कराए। तो मतलब उन्होंने ये सब कार्य किया 1927 में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिस ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों क्या है कि यूपीएससी एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो एग्जाम्स होती है इसमें ये सवाल आता है, तो ये आप इनका जो अगला कार्य है वो ठीक से सुन लीजिए। 1930 से 1932 के बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसका अरेंजमेंट किया था लॉर्ड इरविन ने, तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश ईस्ट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के रैमसे मैकडोनल्ड, इन्होंने ये इसे ऑर्गेनाइज किया था। मोहम्मद अली जीना, केटी पॉल, बाबा साहेब अम्बेडकर, मीराबेन, ये सब मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने कर लिया था, या फिर ये भी मतलब उनमें थे, आप ये कह सकते हैं। तो दोस्तों पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें से जब महात्मा गांधी, जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जब लौट रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया और पुणे में जो फेमस येरवाड़ा जेल है वहाँ पर मतलब उन्होंने अरेस्ट यानी अटक करवा के उनको वहाँ पर रखा था। महात्मा गांधी को जेल में रखा था, येरवाड़ा जेल में। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो तब क्या हुआ कि दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपको पता है ब्रिटिशर्स कहते थे कैसे थे, लाइक वो डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसीज होती थी। तो उन्होंने ये समझा होगा कि ये सही वक्त है और उन्होंने कम्युनल अवार्ड, यानी आप जिस धर्म के हो आप वो आदमी चुन सकते हैं आपका लीडर। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी, वो रह गई यहाँ पर। आपने एक अंग्रेजी में शब्द सुना होगा कोलोनियलिज्म। तो कोलोनियलिज्म यानी क्या रहता है दोस्तों कि एक देश जो दूसरे देश पर निर्भर है पूरे तरीके से, यानी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, पूरे मतलब सारे तरीकों से वो निर्भर है किसी दूसरे देश पर, इसे कहते हैं कोलोनियलिज्म। और जितने भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, महात्मा गांधी हो या फिर कोई भी हो, वो कहते उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, यानी हम अपने देश को खुद से रूल करेंगे, हमें किसी और के मतलब कोलोनियलिज्म ये नहीं चाहिए। तो इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और इनमें जैसे मैंने आपको कहा, महात्मा गांधी को अरेस्ट करवाने के बाद कम्युनल अवार्ड, यानी आप अपने धर्म के किसी भी इंसान को चुन सकते हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मतलब ये कायदा पास किया। अब महात्मा गांधी जिन्होंने जिनका मेन मोटिव था कि कोई भी हो, लाइक सारे धर्म के जितने भी लोग हो सब में एकता हो, सब एक साथ आकर इस फ्रीडम स्ट्रगल में हमें साथ दे। तो महात्मा गांधी को लगा कि अगर ये सब ऐसे डाइवर्ट हो गए तो फ्रीडम स्ट्रगल जो भारत में चल रहा था, या फिर मतलब अंग्रेज सरकार के साथ सब मिलकर मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर आंदोलन कर रहे थे, इसमें डाइवर्जन आएगा। तो महात्मा गांधी ने ये कह दिया कि मैं फास्टिंग टिल डेथ, यानी मरने तक मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं और कुछ पीऊंगा भी नहीं, ये ऐलान कर दिया महात्मा गांधी ने। और इसके बाद दोस्तों थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पर बहुत जन आक्रोश, जन आंदोलन हुआ, क्योंकि आपको पता है तब के वक्त में महात्मा गांधी को हर कोई फॉलो करता था या फिर हर कोई उनकी बातें सुनता था। तो महात्मा गांधी के लिए मतलब पूरे भारत भर सब जगह आंदोलन वगैरह हुए। और तब पब्लिक प्रेशर में आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड वाला जो उन्होंने पास किया था लॉ, उसे वापस पीछे ले लिया। लेकिन तब क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस बात को, ये आप पूरी तरीके से सुन लीजिए। 25 सितंबर 1932, जी हाँ दोस्तों, 25 सितंबर 1932 में एक एग्रीमेंट हुआ बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय और जितने भी लोग प्रेजेंट थे उनके बीच में। तो इस टर्म को भारत की हिस्ट्री में पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट, ये आपको स्क्रीन पर भी नाम नजर आएगा।
तो 25 सितंबर 1932 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ सबके प्रेजेंस में, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और जितने भी लोग थे। इसे पूना पैक्ट कहते हैं। अब ये पूना पैक्ट क्या है ये मैं आपको ठीक से बताऊंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी, उनकी समझ थी, उनका चीज़ों को देखने का एक तरीका था। तो उनके मुताबिक वो ये सोचते थे जो भी डिप्रेस्ड क्लास है या फिर जो भी दलित्स है या फिर जो भी अनटचेबल्स हैं उनको मतलब उनके विचार या फिर उनके जो भी मतलब ये एक अंडरस्टैंडिंग है, फीलिंग्स है, वो समझ सकते हैं उनको, और उनको रिप्रेजेंट वही कर सकता है जो उनमें से हो। लाइक मतलब मैं अगर उनमें से हूँ तो मैं उनको समझ सकता हूँ, उनके बीच हूँ, उनके मतलब जो भी विचार है उनको समझ सकता हूँ। और ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने महात्मा गांधी को क्लियर कर दिया कि मैं उनको समझ सकता हूँ, तो इसलिए हमें रिजर्वेशन चाहिए। यानी जहाँ जहाँ पर इंडिया में हमें रिजर्वेशन मिलता है, यानी रिजर्व सीट्स होने चाहिए हमारे लिए। और जो अपर कास्ट हिंदूज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी मदन मोहन मालवीय और भी कई लोग थे उनके साथ, तो उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया। और ये जो भी साइन हुआ इस एग्रीमेंट पर, इसे पूना पैक्ट कहते हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय इनके बीच हुआ, तो इसे पूना पैक्ट कहते हैं। तो फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक से समझा रहा हूँ पूना पैक्ट क्या है। तो अब तक आप समझ गए होंगे पूरे तरीके से कि पूना पैक्ट क्या है। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कार्य की तरफ। तो दोस्तों 1935 यानी 1935 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये क्लियर कर दिया था कि यानी वो हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। लेकिन तब उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि वो कौन से धर्म में जाएंगे। और उन्होंने काफ़ी पहले ये भी कहा था कि भले ही मेरा जन्म एज अ हिंदू हुआ है, लेकिन जब मैं इस दुनिया को अलविदा कहूँगा या फिर जब मेरा स्वर्गवास होगा, तब मैं हिंदू बनकर इस दुनिया से नहीं जाऊँगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की, जैसे मैंने कहा, उनकी एक फ़िलॉसफी थी, उनका एक अंडरस्टैंडिंग था। लगभग ये उनका मतलब उनकी ये फ़िलॉसफी थी। 1935 में रमाबाई, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी थी, इनका निधन हुआ था। और फिर मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जा रहा हूँ 1936 की तरफ। तो 1936 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनका एक बुक लॉन्च किया था जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये बुक लॉन्च हुआ 1936 में। अब मैं आपको और थोड़ा आगे ले जाऊंगा 1947 की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारत को आज़ादी मिली 1947 में, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर पहले लॉ एंड जस्टिस के मतलब वो पहले थे जिनको जो नेहरू गवर्नमेंट थी उनके कैबिनेट में वो पहले इंसान थे जिन्हें लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अपॉइंट किया था। और इसके बाद दोस्तों आपको पता ही है बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसे 1949 में अडॉप्ट कर लिया गया था। तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मतलब गौर कर लिया। तो इसके मुताबिक महिलाओं को इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस हो, और या जो फिर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यानी इनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर जितने भी लोग ओबीसी के अंदर आते हैं, इनको सिविल सर्विसेज में जॉब्स मिले, या फिर स्कूल्स कॉलेजेस में इनको रिजर्वेशन मिले। तो ये स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा था जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, और इसे जैसे मैंने आपको कहा 1949 में अडॉप्ट कर लिया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके बाद मैं आपको और आगे की तरफ ले जाता हूँ। और दोस्तों जो मैंने कहा था कास्ट के बारे में, लाइक उन्होंने कहा था कि वो हिंदू धर्म से किसी और धर्म में जाना चाहते हैं, तो इन्होंने एक बार ये भी गौर कर लिया था यानी सिख जो धर्म होता है उसमें कन्वर्ट होने का। बट उनको लगा कि मुझे मे बी सेकेंडरी स्टेटस मिलेगा, मतलब सेकेंडरी सिख कहेंगे, तो इसलिए उन्होंने उस विचार को रद्द कर लिया। और इसके बाद दोस्तों 1950 में बाबा साहेब अम्बेडकर सिलोन गए, सिलोन जिसे आज के वक्त में श्रीलंका कहते हैं। उसके बाद 1954 में वो बर्मा गए, बर्मा यानी म्यांमार। और उसके बाद
भारतीय बौद्ध महासभा, इसको भी अटेंड कर लिया बाबा साहेब अम्बेडकर ने। और वो ठीक से मतलब एक विचार कर रहे थे कि क्या मुझे बौद्ध धर्म में चले जाना चाहिए, और उन्होंने एक अपना किताब भी लिखी। तो मैं अब आपको ले चलता हूँ 1956 की तरफ। 1956 ये साल बहुत ज़रूरी है, और आप ठीक से सुन लीजिए। 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर, ठीक से सुन लीजिए, 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में। और ये जो भी कन्वर्जन हुआ ये दीक्षा भूमि में हुआ, जो नागपुर में स्थित है। तो मैं आपको फिर से आप सुन लीजिए। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में कन्वर्ट कर लिया हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में। दीक्षा भूमि, ये जो प्लेस है जो नागपुर में स्थित है, यहाँ पर उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। और इनके जितने भी फॉलोअर्स थे, यानी 3,65,000 फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लिया। और इसके बाद 2 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर 1956 में चंद्रपुर में भी दीक्षा भूमि है, वहाँ पर कुछ 3 लाख फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने आखिरकार हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर ही लिया। और जैसे इन्होंने कहा था तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। और दोस्तों उन्होंने 1956 में अपनी एक बुक भी लॉन्च की। तो इस बुक का नाम था बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो ये बुक का नाम था। और दोस्तों इन्होंने नवयान या फिर नियो बुद्धिज्म की स्थापना की। अब ये मैं नियो बुद्धिज्म क्या है ये मैं आपको ठीक से बताता हूँ। दोस्तों तब के वक्त में क्या हुआ था कि बाबा साहेब अम्बेडकर, मैंने आपको बताया कि उन्होंने पूरी तरीके से सोच लिया था, बुक भी लिखी थी बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो वो उन्होंने सोच लिया था बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म के कुछ विचार थे, लाइक कि निर्वाण, कर्म, 4 नोबल ट्रुथ्स, या फिर ये संसारा, ये सब जो विचार थे। तो उनको तब उनको ये जो भी विचार थे वो सही नहीं लगे, या फिर उनकी फिलॉसफी में ये विचार फिट नहीं हुए। और उन्होंने एक न्यू बुद्धिज्म यानी एक नए प्रकार का बुद्धिज्म मतलब उन्होंने लॉन्च किया या फिर प्रस्तापित किया, आप ये कह सकते हैं, जिसे नवयान या फिर न्यू बुद्धिज्म कहते हैं, यानी न्यू प्रकार का बुद्धिज्म, जिसके मुताबिक कुछ प्रिंसिपल्स थे उनके, क्लास स्ट्रगल और सोशल इक्वालिटी, ये उनके प्रिंसिपल्स थे। न्यू बुद्धिज्म, ये जैसे मैं आपको फिर एक बार कहता हूँ, नए प्रकार का बुद्धिज्म है, उनके प्रिंसिपल्स थे ये। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने 22 वाउज यानी 22 शपथ लिए इसी स्थान पर जहाँ पर उन्होंने कन्वर्ट कर लिया हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में। तो जिसके मुताबिक 3 ज्वेल्स एंड 5 प्रिसेप्ट्स, 3 ज्वेल्स यानी बुद्ध, धर्म एंड संघ, और 5 प्रिसेप्ट्स। तो उनमें से कुछ प्रिसेप्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। यानी कोई भी इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी लिविंग बीइंग हो, हमें उसे मारना नहीं चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, इंटॉक्सिकेशन यानी ड्रग्स वगैरह को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये कुछ प्रिसेप्ट्स हैं। वैसे 5 प्रिसेप्ट्स हैं, मैंने आपको 4 बता दिए। तो इसे बौद्ध धर्म में 3 ज्वेल्स एंड 5 प्रिसेप्ट्स कहते हैं। कुछ लोग इन्हें 3 रेफ्यूजेस एंड 5 प्रिसेप्ट्स ये भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, मिलकर ये अर्थ एक ही है। तो दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर को 1948 में डायबिटीज हुआ था, और इनकी प्रकृति या फिर जो इनकी कंडीशन है वो धीरे धीरे बिगड़ रही थी। और दोस्तों 1956 में यानी 6 दिसंबर 1956 में जब बाबा साहेब अम्बेडकर सोए थे या फिर नींद में थे, आप ये कह सकते हैं, इन्होंने आखिरी सांसें ली, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनका स्वर्गवास हुआ और उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वो नींद में ही चले गए 6 दिसंबर 1956 में। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत ने यानी 1990 में भारत ने
भारत रत्न, ये जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर को मिला। और दोस्तों, भले ही बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका कार्य, उन्होंने जो भी किया, ये आज भी हमारे साथ है। और हम लोग मतलब इन सभी विचारों से प्रेरित हैं, और हम मतलब कई लोग या इनफैक्ट सभी लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर यानी उनका जब स्वर्गवास हुआ तो वो दिल्ली में हुआ था, ये बताना आपको रह गया। और इंडिया में बाबा साहेब अम्बेडकर यानी अम्बेडकर इस नाम से कई मतलब प्लेसेस हैं, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नागपुर में है, या फिर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, या फिर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये जालंधर में है। तो उनके नाम से कई जगह पर मतलब उनका नाम है आज भी, और लोगों से ये नाम लिया जाता है, कई फेमस प्लेसेस पर है। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, 2 अप्रैल 1967 में भारत के जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में उनका एक स्टैचू, यानी हिंदी में जिसे हम पुतला कहते हैं, तो उनका एक स्टैचू भी है या फिर पुतला भी है पार्लियामेंट में। और दोस्तों, आपको अभी की लेटेस्ट अपडेट दे दूं, यानी 14 अप्रैल 2023 यानी अभी लास्ट मंथ में जब बाबा साहेब अम्बेडकर यानी जो बाबा साहेब अम्बेडकर है, उनकी 132वीं अम्बेडकर जयंती हुई थी। तो राम सुतार उन्होंने डिज़ाइन किया था बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को, और बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति बनी है हैदराबाद में। और जो तेलंगाना के प्राइम मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, इन्होंने इस मूर्ति का इनॉग्रेशन यानी मतलब इस मूर्ति को इनॉग्रेट कर लिया था। तो दोस्तों, ये मूर्ति हैदराबाद में है। आपको अगर जब भी मौका मिले आप इस मूर्ति को देख सकते हैं या फिर इस स्टैचू को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको बाबा साहेब अम्बेडकर की पूरी जानकारी मिली होगी इस वीडियो के ज़रिए। आपको अगर लगता है मैंने कोई भी जानकारी मिस की है तो मैं इसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहता हूं, और आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं कि मैंने कौन से इन्फॉर्मेशन है जो मिस कर ली है। दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने पूरी मेहनत ली है, पूरी ईमानदारी से ये वीडियो बनाया है, मैंने पूरी मेहनत ली है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है जो रह गई आपको बताना, कि मैंने जो बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती हुई थी तो उसमें से एक वीडियो लिया था, तो ये वीडियो मैंने एंड में दे रखा है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंजॉय कर लीजिएगा और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को भी याद कर लीजिएगा। और मतलब इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय किया था जो मैंने एंड में लगा दिया है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। और उनका बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती का प्रोसेशन कैसे होता है ये मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो के ज़रिए, तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते फिर एक बार मैं कहूँगा कि बाबा साहेब आंबेडकरांचा विजय असो। जय भीम। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।